यहाँ पर 17 जुलाई 2016 को जो पिछली बार पुलिस भर्ती की परीक्षाएं हुई थी उसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चंस की एनालिसिस करूंगी। मैथ्स के क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और उनकी अप्रोच क्या है। ठीक है, तो आगे पहले हम सबसे पहले ही देखते हैं हम एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 43 एंड डिफरेंस इज 7। दो संख्या निकाले जिनका योग 43 है और उनका अंतर 7 है। ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छी बात यह कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से हम जल्दी से एक आंसर पता करने की कोशिश करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि चारों का सम क्या आ रहा है 43। मीन्स पहली कंडीशन तो सभी में लग रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 30 में से 13 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 17। 23 में से 20 जाएगा तो आंसर आएगा 3 और 36 में से 7 जाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 29। तो और यहाँ पर जो 25 में से 18 जाएगा तो आंसर आएगा 7। मीन्स यही एक ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी अप्रोच जो कन्वेंशनल मेथड रहता है वो भी बता दूं कि जनरली अगर हम ऑप्शन देखकर ना सॉल्व कर पाए तो कैसे अप्रोच करेंगे। माना दो संख्याएं हैं x और y, दोनों का सम क्या है 43 और दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर क्या है 7। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू दोनों का सम 50 एंड x कितना आ गया 25। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में 25 दिया हुआ है तो सही आंसर क्या हो सकता है 25। हाँ, अगर बाकी सारे ऑप्शंस में 25 दिया होता तो हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी रहती। तो दूसरी कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि हम पहले ही इक्वेशन में 25 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 25 प्लस y 43 होना चाहिए, तो y कितना हो जाएगा 43 माइनस 25 जो क्या होगा 18 के बराबर। तो सही आंसर क्या है 25 और 18। फिर से हम ये देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा कि ये इन चार ऑप्शन में किसके इक्विवेलेंट है, मींस किसके बराबर हो सकता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक रूल जानना पड़ेगा, बॉड मास। बॉड मास क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मींस कोष्ठक और ये हमारा है भाग, गुणा, धन और ऋण। तो ब्रैकेट यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऋण डिवीजन को, भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग को सॉल्व करने के लिए हम इसको देखते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास कोई है x बाय y डिवाइडेड बाय a बाय b। तो इसको कैसे सॉल्व करना रहता है, x बाय y मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा हमारा भाग का निशान और b बाय a हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि 44 बाय 3 प्लस 3 बाय 2 इंटू 5 बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 2। तो हम इसमें अब जो जितना सिंप्लीफाई होगा उतना करेंगे। तो देखते हैं 4 बाय 3 प्लस 5 9 45 हिंदी में और 8। ठीक है, तो ये हमारा अभी इस फॉर्म में आ रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इसके इक्विवेलेंट आंसर चेक करना है। तो हम पहले वाले ही चेक करके देखते हैं कि कैसे करना रहेगा। इसको डिवीजन का निशान को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, 4 बाय 3 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 9 डिवाइड में है 2 इंटू 6 इंटू 2। यहाँ पर डिवाइड के निशान को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है 4 बाय 3 प्लस 45 बाय 8। मीन्स ऑप्शन ए ही हमें पहले पता चल गया कि इसके बराबर है। दूसरा भी चेक कर लेंगे तो यहाँ माइनस का निशान आ रहा है और 4 बाय 3 है, ये हो भी सकता है, लेकिन अगर हमारा आंसर यहाँ इसी से मैच कर गया तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा 4 बाय 3 का कोई यहाँ पर नामो निशान दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो सकते हैं। मीन्स हमें ऑप्शन ए सही है। फिर उसके बाद देखते हैं सेलिंग प्राइस, ये वाला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे कोई ना कॉस्ट प्राइस दी हुई है ना ही कोई सेलिंग प्राइस दी है। तो अप्रोच क्या रखेंगे इनकी। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 पेन की जो विक्रय मूल्य है 80 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस की लाभ या हानि निकालना है। परसेंटेज में मतलब हमें ये देखना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, मतलब परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट या लॉस में। हम यहाँ से पहले तो अप्रोच देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम ये देख रहे हैं कि 50 पेन को हमने 50 पेन के में ही हमने 80 पेन की वैल्यू
या इसी पेन के जो हमने खरीदे थे उसके पैसे निकाल लिए, मीन्स हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हो रहा होगा। फिर भी चेक अप्रोच देखते हैं हम पूरा कि कैसे जाएंगे। कि सबसे पहले हम ये मानेंगे कि लेट एक पेन का प्राइस कितना है, 1 रुपए, तो 50 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सभी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपए। फिर 80 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपए। हमें ये भी कंडीशन गिवन है कि 50 पेन का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 80 पेन के क्रय मूल्य के बराबर, जो कि कितना है, 80 रुपए। तो हमें 50 पेन बेचे थे, उनका उसका क्रय मूल्य भी पता है, उसका विक्रय मूल्य भी पता है, तो हम यहाँ से 50 पेन का से हम प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि 50 पेन को हमने 50 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा, तो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट। और प्रॉफिट की इक्वेशन जो हम लगाते हैं वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वो क्या होगा, 80 माइनस 50, जो कि 30 के बराबर है। और सॉल्व करेंगे परसेंटेज में, तो 30 और नीचे आएगा प्रॉफिट का जो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो हमारा SP माइनस CP कितना आ रहा है, 30, और CP कितना है, 50 इंटू 100, जो कि आ रहा है हमारा 60%। पहली बात प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इन दोनों में से या ये भी ऑप्शन हो सकता है, लॉस वाला ऑप्शन हट गया। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट में हमें 60% आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचता है, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज विल बी द बेस्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन द क्वांटिटी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। हम मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी करें कि उसमें ठीक की गई वृद्धि 20% की वृद्धि कट जाए। यहाँ पे हमें कुछ भी मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ इनिशिएट नहीं दिया है, तो हमें खुद ही मानना पड़ेगा कि माना लेट कोई भी मात्रा या कोई भी क्वांटिटी हमारे पास 100 है। अभी 100 ग्राम, 100 किलो, 100 रुपए, कुछ भी हो सकती है। 100 इसलिए माना कि हमें जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करते हैं, तो इजी पड़ता है, हमें सरलता पड़ती है सॉल्व करने में, क्योंकि आंसर डायरेक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। 20% का अगर इंक्रीमेंट है तो हमारी फाइनल वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 120 मात्रा हो जाएगी। और उन्होंने ये बोला कि 120 ऐसे कितना परसेंटेज घटाए कि 120 जो 20% इंक्रीज करने के बाद आया था 100 बचे। तो हमारी मतलब इनिशियल वैल्यू, अब सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 120 और फाइनल वैल्यू क्या है हमारी 100। अब इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालना रहेगा हमें, 120 माइनस 100 अपॉन 120, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जो कि क्या होगा 20 अपॉन 120 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 100 अपॉन 6। अब यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है और सभी के सभी ऑप्शंस पे कोई ना कोई वैल्यू दी है। तो ये अगर आप मन ही मन या दिमाग में जल्दी से सॉल्व कर ले, नहीं कर पाए तो रफ वर्क जल्दी से एक्यूरेटली सॉल्व करके देखें कि कैसे होगा। तो 6 1 6 4, यहाँ पे 6 टाइम जाएगा तो 36, रिमाइंडर इज 4। तो हमारा क्या बन रहा है 16:6 जो कि सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 16:2/3%, जो कि ऑप्शन 4 हमें दिख रहा है मैच करते हुए। हमारा राइट आंसर क्या है 16:2/3%। अब यहाँ पे अगेन ये भी एक हमारा 7th क्लास में हम जो सीख जाते हैं वही रूल हमें फिर से वापस से अप्लाई करना रहेगा, जो मैंने अभी बताया था, बोर्ड मास। यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो पहले सॉल्व करना रहेगा, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो हम पहले इक्वेशन यहाँ लिख लें, क्या होगा 181 माइनस 31 प्लस 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 170 इंटू 20 इंटू 0। सबसे अच्छी बात 0 देख के खुश हो जाना चाहिए कि 0 से जो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा 181 माइनस 31 प्लस 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 50। अब ये पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन सॉल्व करने क्या वन होगा
5 9 जा 45 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बचेगा 181 माइनस 31 प्लस 9। तो सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ आंसर हमारे पास बचेगा 159 आंसर बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें इन सब चीज में एक्यूरेसी बरतने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी कि आप जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, हम आगे बढ़े। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इज द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। निम्न प्रश्न में से संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने से बैठने से पहले हमें यह ऑप्शन अगेन चेक कर लेना कि हमें कौन कौन से ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। कौन कौन से ऑप्शन पे ध्यान देना? 19 पर, 4 पे, 116 पे, 38 पे। मींस ये और ये, एक तो 19 और 4 पर। तो हमें 2 3 और 4 456 मीन्स हमारे सही है। तो इनको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सीरीज को हम चेक करें पहले कि कैसे सॉल्व, मतलब किस तरीके की सीरीज बनी है। कॉमन क्या सीरीज का मतलब कुछ ना कुछ उनमें कुछ कॉमन जा रहा होगा, स्पेशल प्रोटोकॉल या रूल फॉलो कर रहे होंगे। वो क्या रूल हो सकते हैं देखिए। 19 इस अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक अनुमान लगाएं 19 इंटू 2 मीन्स 19 दूनी 38 होता है, और 38 तिया कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 तिया 9 और 2 114 होना चाहिए। ठीक है, 114 होना चाहिए, यहाँ पे 116 आ रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि 114 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें, अगर 456 आ रहा है तो मीन्स हमारा गलत आंसर क्या होगा 116। 19 दूनी 38 ये सही जा रहा है, और 38 दिया 114 मीन्स ये आंसर पे हमें डाउट आ रहा है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 4 4 जा 4 4 चक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 5 6 मीन्स 4 5 6 भी नेक्स्ट आंसर सही है। तो हमारा गलत आंसर क्या है 116। फिर देखते हैं कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। यहाँ पर भी एक सीरीज है, सीरीज में अगेन कोई ना कोई एक कॉमन रूल फॉलो किया जा रहा होगा, वो हम चेक करते हैं कि क्या है। हमें क्या क्या इस सीरीज में डालना होगा 15 13 20 और 18। हम ये देख रहे हैं कि 1 प्लस 2 करने पर क्या आ रहा है 3, 3 प्लस 3 करने पर आ रहा है 6, 6 प्लस 5 करने पर आ रहा है 11। मीन्स हम ये देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स को फॉलो कर रहा है। प्राइम नंबर्स मतलब जो कि ऐसी संख्याएं जो खुद से या एक से डिवाइड होती हो, भाज्य हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। मीन्स अगला प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 7। तो अगर 11 में 7 प्लस करें तो कितना आना चाहिए 18, और ये यहाँ पे हमारे 18 में ऑप्शन है। और 18 में अगला भाज्य नंबर क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर क्या होना चाहिए ना, 7 के बाद 9 वो हमारा होगा विषम संख्या, ऑड नंबर। और उसके बाद अगला क्या होगा 11 जो कि प्राइम नंबर है। मीन्स 18 में अगर 11 प्लस करें तो 29 मीन्स ये सीरीज को पूरा कर रहा है। तो 18 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है गेटिंग इवन डिजिट ऑन दी बोथ डाइसेस। प्रोबेबिलिटी में हमें सारे केसेस देखने पड़ेंगे, सारे आउटकम्स देखने पड़ेंगे। मीन्स एक डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और हमें 2 डाइस फेंकने को बोले, तो दोनों डाइस में इक्वल नंबर होंगे। लेकिन जब दोनों डाइस फेंकेंगे तो हमारे केसेस कितने बनेंगे, ऊपर वाला डाइस फेंकेंगे, एक पहला डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 6, और दूसरा डाइस फेंकेंगे तो हमारे पास कितने केसेस है 6। तो हर एक के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 6 इंटू 6 टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं या टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो कितने हो गए 36। और हमें बोला गया इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6, और दूसरे डाइस से भी 2 4 6। अब दोनों ही प्रोबेबिलिटी में क्या होता है स्पेशल केस और नीचे टोटल नंबर ऑफ केस, ऊपर जो हमें स्पेशल केस जो हमें देखना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ केस। हमारे स्पेशल केस में क्या आना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर कितने केसेस है हमारे पास 2 4 6, 3 ऊपर है, पहले डाइस से आएंगे 3, दूसरे डाइस से आएंगे, और कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कितना आएगा 3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 मीन्स 9/36। कितना हो जाएगा 1 9 1 9 9 4 36, 9 चक 36, 1/4, जो कि एक आंसर हमें मैच कर रहा है। 4 किलोमीटर
and 4 hours after B cycles after A at 8 kilometers. How far from the start does the meet A? कहने का मतलब है कि अगर A 4 किलोमीटर, हमें पूरा का पूरा जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा ही ड्रॉ करके देखना पड़ेगा और एक्यूरेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से A जा रहा है और कुछ टाइम बाद मतलब 4 घंटे बाद B ने स्टार्ट किया A का पीछा करना, और वो भी 8 किलोमीटर पर आवर, जस्ट डबल है स्पीड, और उसको टाइम लगा B को A को पीछा करके पहुंचने के लिए T। तो इसका मतलब 4 घंटे बाद A को भी कितना टाइम लगा होगा? T टाइम। तो दोनों का A का टाइम टेकन क्या हो जाएगा? 4 प्लस T, और B का टाइम टेकन क्या हो जाएगा? T। दोनों का डिस्टेंस कॉमन रहेगा जो कि हम मान के चल रहे हैं x। हम इक्वेशन बनाएंगे जो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की इक्वेशन में पुट करेंगे। तो A के लिए इक्वेशन बनेगी तो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज x एंड टाइम टेकन इज 4 प्लस T। देन B के लिए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, डिस्टेंस x ही रहेगा और टाइम T। यहाँ से जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x सॉल्व भी कैसे करना है, हमें x चाहिए तो हम t को ओमिट करने की कोशिश करेंगे, दूसरी इक्वेशन से t की वैल्यू लेकर पहले में रखेंगे और x सॉल्व करने पे आएगा 32 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स। एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पर मैं कि यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, कुछ टाइम लेंगे। आपको अपने पहले से अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बनने वाला है या थोड़ा टाइम लेगा। अगर टाइम लेगा तो आप इनको फ्लैग का बटन होगा उसको फ्लैग करके आप बात के लिए रखें, क्योंकि इन टाइम में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपसे तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो आप बात के लिए रखें, जो बनते जा रहे हैं उन पर टिक करते जाइए, श्योर है तो, और आगे बढ़ते जाइए। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच देखते हैं क्या होगा। If the selling price of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles, find the gain percent earned by the leader। देखते हैं इसको भी अप्रोच वही रहेगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, पिछले पार्ट में की थी, कि माना कि एक बॉटल की कीमत है 1 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो 16 बोतल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 16 रुपए, और 17 बोतल की कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? 17 रुपए। यह सभी कॉस्ट प्राइस है। हमने बोतल कितनी बेची है? 16, तो हमें 16 की कॉस्ट प्राइस पता करनी होगी, 16 की सेलिंग प्राइस। तो और हमें सेलिंग प्राइस 16 बोतलों की हमें पता है क्या है? 17 बोतलों की कीमतों के बराबर है, जो कि हमने अभी पता किया कितना है? 17 रुपए। तो हमें गेन कैसे पता चलेगा? SP माइनस CP, SP 17, CP 16 विच इज इक्वल टू 1 रुपीज। गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, और ये हमारा 1 रुपए अपॉन 16 बोतल इंटू 100, जो कि सॉल्व करने पे आएगा हमारा 25/4। लेकिन हमें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हमें सारे आंसर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिए हुए हैं, तो हमें इनको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। तो जो कि आएगा हमारा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6:1/4%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6:1/4%। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ √3:4 एंड k:4 आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे प्रोपोर्शनल्स में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जैसे हम एक एग्जांपल है 10:2, 10:2 विल बी इक्वल टू 15:3 के बराबर रहेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये रहता है कि इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल। देन हम देखते हैं कि √3, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? √3:4 विल बी इक्वल टू k:24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? k विल बी इक्वल टू 24/4 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 6√3। आंसर है हमारा C, 6√3। जल्दी है, जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो फ्लैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HCF
एचसीएफ की अप्रोच क्या होती है, जिनका एचसीएफ निकालना होता है उनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता ही होगा क्या होता है कि वो उन फैक्टर्स को निकालना रहेगा जो कि वो खुद से डिवाइड हो और या 1 से डिवाइड हो। तो 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 1। 3 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 3 इंटू 1। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 1। और एचसीएफ में क्या होना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें, 1 ही है, हमें इसमें दिख रहा है, तो 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर है, जो कि आंसर हमारा क्या रहेगा, B1। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ 25 and 75 which is are the multiple of 7। मल्टीपल ऑफ 7 निकालने हैं हमें 25 से 75 के बीच में उनका एवरेज। अगर हम यहाँ पे 25 के बाद वाला 28 देन उसको प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 63 देन 70, क्योंकि इसके बाद 77 बड़ा हो जाएगा 75 से, इसको ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, टाइम होगा। हमें थोड़ी सी जिसको बोलते ट्रिक्स या अप्रोच बोलनी चाहिए शॉर्ट करने के लिए। तो हम ये यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने बोल दिया मल्टीपल ऑफ 7, कहने का मतलब यहाँ पे जो कॉमन होगा इनमें वो क्या होगा, 7 होगा। तो 7 को हम पहले कॉमन ले लेंगे, तो अब क्या बचेगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10/7, जो कि ऐड करना इजी होगा और जल्दी भी हो जाएगा। इनका जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है 49। 49 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 डिवाइड हुआ, तो क्या हमारा आंसर आएगा 49, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नाउ ये हमारा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेंगे हम। ए कैन डू अ वर्क इन a 12 days, B in a 16 days. And they undertook to do it for the 6,000. With the help of C, they completed the work in 6 days. What is the share of B? देखते हैं क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। ए अगर 12 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 वर्क करेगा एक दिन में, पर डे मतलब एक दिन। बी कितना काम करेगा, सिमिलरली एक दिन में 1/16 वर्क पर डे। तो दोनों को मिलाकर कितना काम होगा, a plus b is equal to 1/12 plus 1/16 वर्क एक दिन में होगा। तो इन्होंने ये बोला है कि a plus b plus c can do a work in 6 days, मतलब 6 दिन में काम निपटाते हैं। तो एक दिन में कितना काम निपटाएंगे इन तीनों, 1/6 वर्क एक दिन में निपटाएंगे। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि, और ये उन्होंने बोला कि अगर एक काम को निपटाने में 6,000 ले लेते हैं, तो कहने का मतलब अगर एक दिन में 1/6 वर्क करते हैं तो उसको करने के लिए कितना लेते हैं, 6,000 रुपीज। यहाँ से हम पहले सी का हिस्सा निकालेंगे, सी का हिस्सा कितना आएगा, 1/6 माइनस ऑफ ए प्लस बी, जो कि हम ऊपर से निकालेंगे, वो कितना होगा 7/48 सॉल्व करने पे आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/6 माइनस 7/48 विच इज इक्वल टू 1/48 वर्क 1 डे। अगर पूरे काम को करने में 1/6 वर्क को करने में 6,000 रुपीज लगते हैं, तो 1/48 वर्क को करने में कितना पैसा कितना लगेगा, तो हम देख लेते हैं इक्वेशन से। 1/48 विच कम्स 750 रुपीज, जो कि सी का हिस्सा है। अगर हम 6,000 में से 750 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5250 रुपीज, जो कि ए और बी का हिस्सा है। अब हम ए और बी के पहले रेशियो देख लें कि किस रेशियो में इन लोगों ने वर्क किया हुआ है। हम ये देखेंगे 1/12/16 विच इज इक्वल टू 4/3 मीन्स अगर हम एक काम को 7 भागों में बांटे तो 4 भाग ए के लिए है, 3 भाग बी के लिए है। तो पूरे 7 भाग में से 3 भाग किसका है, बी का। तो मीन्स बी के हिस्से में कितना आएगा, 3/7 पार्ट आएगा ऑफ 5250 का। जितना काम किया है उतना ही हमें उसका पैसा मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व करने पे हमें आएगा 2250 रुपीज विच इज सी ऑप्शन।
कंप्लीटिंग द सीरीज और चूजिंग द मिसिंग नंबर। हमारे मिसिंग नंबर सीरीज में क्या रहेगा, एक सेम रूल फॉलो करेंगे। वो क्या है, जो किसी नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ऑब्वियस यहाँ पे 14 का स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू 196। जल्दी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A salary is 30% more than B. B monthly income is 20% less than C. If the difference between the income of A and C is 800, what is the monthly income of B in rupees? देखते हैं हम इसको। अगर हम B की सैलरी को B रुपीज ही माने, जो कि ये इसलिए मान रहे, ऐसी चीज हम इसलिए मान लेते क्योंकि हमें समझने में भी करने में भी आसानी हो। तो A की इनकम कितनी हो जाएगी, B प्लस 0.3%, यानी 30% मीन्स 0.3 ऑफ B, विच इज इक्वल टू 1.3 B A की इनकम हो जाएगी। B की इनकम कितनी हो जाएगी, 20% लेस है, मतलब C की अगर इनकम C माने और उसमें हम 20% कम कर दें, 0.2% कम कर दें, तो कितना आ जाएगा, 0.8 ऑफ C। तो हमारे पास कॉमन फिर ए की इक्वेशन सी के टर्म्स में क्या आ जाएगी, 1.3 इंटू 0.8 C विच इज इक्वल टू 1.04 C। देखते हैं हम इसको कि हम और आगे नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि A माइनस C या C माइनस A का डिफरेंस कितना आ रहा है, 800 रुपीज आ रहा है, और A हमारे C के टर्म्स में क्या है, 1.04, और C को C ही माना था हमने, तो कितना आ जाएगा 800, और C कितना आ जाएगा 0.04, C इज इक्वल टू 800, तो C कितना हो जाएगा 800 अपॉन 0.04, जो कि कितना आ रहा है हमारे पास सॉल्व करना है तो कर लीजिए, वरना जरूरत नहीं, क्योंकि हमें B की इनकम चाहिए। B की इनकम हम यहाँ पर C की वैल्यू पुट करने के से निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0.04, सॉल्व करने पे आएगा 20,000 रुपीज, विच इज ऑप्शन ए। यहाँ पे हमें सीधे सीधे अगर हम इक्वेशन को सही तरीके से रखते चले जाए तो हमें आंसर आने में देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड A covers a distance in a 6 hours. Had the speed been increased by 10 km per hour, the same distance could have been covered in a 5:1/4 hour. The distance is, इन्होंने डिस्टेंस पूछा है, लेकिन एक चीज और यहाँ देखने की वाली बात है कि हमने हिंदी में अगर इसी क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें कुछ हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस पता चल जाएगा कि हिंदी में इनको बनाने में कुछ गलती की है। जैसे कि समान गति से चलने पर एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। यदि गति बढ़कर 10 किलोमीटर घंटा हो जाए, मीन्स यहाँ पे इन्होंने पहले तो कोई स्पीड नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने बोला कि बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए। 10 किलोमीटर प्रति आवर में कोई स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर बोल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ये देखें, इन्होंने बोला हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब अगर हम पहले कोई स्पीड s माने और इंक्रीज होने के बाद s प्लस 10 किलोमीटर, s जो पुरानी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाए, तो भाई नई स्पीड कितनी होगी s प्लस 10, लेकिन हिंदी के हिसाब से हम देखेंगे तो कितनी मानी जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखेंगे हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पहली इक्वेशन में क्या बोला कि मान के चलो पहले स्पीड थी s और डिस्टेंस x ही है, और उसको हमने 6 आवर्स में कवर किया, लेकिन अगर उसको हम 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देंगे, उसी x डिस्टेंस को हमने कितने में तय किया, 5:1/4। अब यहाँ पर इसको रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम इसको सॉल्व सिंपल फॉर्म में रख लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में। तो वो कितना होगा, 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21/4, और यहाँ से हमें x चाहिए, तो यहाँ से s को हम ओमिट करके यहाँ पे रखेंगे, तो कितना आएगा x/6 प्लस 10 x/21/4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी आपको 420 किलोमीटर। इसको सॉल्व करना आपको खुद से रहेगा, ये
इन्हीं में आपको गलती नहीं करनी है कि आपको यहाँ पे 21/4 को आप कैसे लिखेंगे, x/21/4 को x/21 इंटू 4। अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते जाएंगे तो आंसर वो भी आंसर मिलने के चांसेस हैं जो कि गलत रहेगा लेकिन ऑप्शन में भी रहेगा, इसलिए हमें एक्यूरेसी बरतना जरूरी रहेगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ का 420 किलोमीटर। आगे देखते हैं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है अगर देखा जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल्स पता हो तो। क्या बोल रहा है, cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। अब यहाँ पे चीज देख लेते हैं, cos अगर थीटा है तो विच इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा के बराबर रहता है, और अगर sin थीटा है तो हमारा क्या रहेगा cos 90 माइनस थीटा के बराबर। तो देखते हैं हम यहाँ पे cos 60 को एज इट इज लिख रहे रहते हैं, cos 30 देखें क्या होगा, cos 30 क्या हो जाएगा sin 60 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे sin 60 को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, sin 30 को बदल के देखते हैं क्या हो जाएगा, sin 30 क्या हो जाएगा, sin 30 क्या हो जाएगा cos 30। तो हम यहाँ पे अगर एक वैल्यू पुट करके देखें तो cos 60 इंटू cos 30 की वैल्यू को निकाली थी sin 60 माइनस sin 60 को एज इट इज लिखा रहने दिया और sin 30 की क्या वैल्यू रख दी cos, यहाँ पे सॉरी cos 60 होगा cos 60 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि cos 60 sin 60 माइनस sin 60 माइनस cos 60 which will be equal to 0, answer will be 0. Next question, a rectangular box is 2 meter long and 7 meter wide. How many cubic meters of the sand are needed to fill the box up to the depth of the 6 centimeter? मैं कहने का मतलब है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लंबाई है जिसकी 2 मीटर लॉन्ग एंड जिसकी लंबाई है 2 मीटर एंड चौड़ाई है 7 मीटर वाइड। अभी क्यूबिक है, क्यूबिक में हाइट भी होती है, उन्होंने बोला है कि अगर 6 सेंटीमीटर की गहराई तक हमें भरना है तो हमें कितनी रेत की आवश्यकता होगी, वॉल्यूम। रेक्टेंगुलर क्यूबिक की जो हमारी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना और कुछ नहीं, लंबाई और चौड़ाई हमें मीटर में दी है और गहराई हमें या हाइट हमें सेंटीमीटर में दी है। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और आंसर हमें मीटर में पूछा है तो ऑब्वियस है सारे आंसर मीटर में ही होंगे, तो अच्छा ही रहेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का क्या तरीका रहेगा, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर रहेगा, तो 6 सेंटीमीटर में क्या रहेगा 1/100 इंटू 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.06 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 0.06 मीटर, और यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू 7 इंटू 0.06 मीटर, आंसर आ चुका क्यूबिक मीटर आंसर आ चुका है, जो हमारा क्या रहेगा 0.84 क्यूबिक मीटर, विच आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहे हैं कि ए यहाँ पे डी और बी डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हमें यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल्स की या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की थ्योरम लगानी पड़ेगी, जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि पैरेलल है तो एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी और डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हम यहाँ पे ए एस ए थ्योरम से इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तो ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और इसी को लेते हुए हम देखेंगे कि अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो ये दोनों साइड्स भी का जो रेशियो कट रहा होगा वो भी सेम रेशियोस में काट रहे होंगे, जैसे कि ए डी अपॉन डी बी डी बी डी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी हमें पता करना है, डी बी डी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू ए ई क्या हमारा 1.8, दिस इज 5.4। तो ए डी कुछ सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा बी 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट यूनिट प्लेस की हमें देखने की जरूरत रहेगी कि हम फर्स्ट 10 जो हमारी यूनिट डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर देख ले। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, उसकी यूनिट प्लेस 1 रहती है। 2 का स्क्वायर क्या रहता है 4, उसकी यूनिट प्लेस 4 है। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। 4 का स्क्वायर करने पे 16 जिसकी यूनिट प्लेस 6 है। 5 का स्क्वायर करने पे 25, यूनिट प्लेस इज 5। 6 का स्क्वायर करने पे 36, 7 का स्क्वायर करने पे 49, 8 का स्क्वायर करने पे 64 एंड 9 का स्क्वायर करने पे 81 एंड 10 का स्क्वायर करने पे 100। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी की यूनिट प्लेस में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 या 0 आ रहे हैं, कहीं पास भी 2 नहीं आया है। तो हम यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस चेक कर लें कि यहाँ पर यूनिट प्लेस 6 है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 है, तो ये तीनों किसी न किसी के स्क्वायर हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि होगा, जरूरी होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे कि कहीं पे भी यूनिट प्लेस में 2 नहीं आया। तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि 63592 विल नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो आंसर विल बी 63592। तो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बोला है ए बी सी। तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा हमें। ए बी सी, ए बी एंड सी इज 6 सेंटीमीटर एंड बी इज 90 डिग्री। तो यहां से हम सीधे सीधे राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी 6 है, हाइट भी 6 है, इंटू हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का गुणनखंड निकालने, फैक्टर्स निकालने हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस ए तो एक तो रहेगा ही रहेगा, और एक फॉर्मूला है। अगर हमने सारे फॉर्मूले अगर याद कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और जिसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ना होके होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर मिसप्रिंट है देन हमारे फैक्टर्स होंगे एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ा देख के लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन अगर हम सीधे अप्रोच करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे इजी अभी मिला भी नहीं होगा। देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का जो समीशन है हमारे अमाउंट को ए तीनों में डिवाइड किया होगा, लेकिन तीनों का सम क्या है 2430। और हमने ये देखा है कि अगर उनके शेयर में अगर 5, 10, 15 रिस्पेक्टिवली कम कर दिए जाए तो उनका जो रेशियो है 3:4:5 में 3:4:5 में डिवाइड हो जाता है। 3x मान के चलो, फिर ए का शेयर क्या हो जाएगा 3x, बी का शेयर आफ्टर रिड्यूसिंग 10 क्या हो जाएगा 4x, प्लस प्लस तो नहीं करेंगे, प्लस सी का शेयर क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पे हमने जो रिमाइंडर की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे जब हम इनका ऐड कर देंगे +5 +10 +15, तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। 2430 मीन्स 3x प्लस 4x प्लस 5x, और इन जो कम किए तो उनको भी ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 5 + 10 + 15 विल बी इक्वल टू 2430। और यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, यहाँ से 120। और इसी को हम जब सॉल्व करके रखेंगे तो हमें b का शेयर पता चल जाएगा कि कितना है, वो आएगा हमारा 800। यहीं पर ही हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको, वीडियो बहुत बड़ा होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको थर्ड पार्ट में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस पूरा करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आगे के पार्ट हमें आपको देखना है।